हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए ट्रांसफार्मर के मल्टी चॉइस क्वेश्चन को आगे लेकर आ रहा हूं। देखिए, जो 21वां प्रश्न है अपना, वो प्रश्न क्या है कि परिणामित्र यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है, जो कि सामान्यतः खालिस्तान को बदल देता है। अब बदलता किसको है? अब देखिए, चुंबकीय ऊर्जा को स्थानांतरित करता है, यानी जो पावर है उसको तो सिर्फ क्या करता है, वो स्थानांतरित करता है, लेकिन बदलता किसको है? तो यहाँ पर जो बदलेगा यानी कि जो इसमें परिवर्तन करता है, परिवर्तन हमेशा किस में करता है? वोल्टेज में। देखिए, इसी से संबंधित एक प्रश्न और आता है कि स्थानांतरित, तो स्थानांतरित जब भी करेगा तब अपना ऑप्शन राइट कौन सा होगा? शक्ति। ठीक है, और ये परिवर्तन किस किस में नहीं करेगा? तो वहाँ पर देखिए, परिवर्तन ही किस किस में नहीं करता। एक ऑप्शन में आ जाता है शक्ति आ जाती है, एक आ जाता है आपके आवर्ती। तो इन दोनों को ही ये क्या नहीं करता? इस परिवर्तित नहीं करता है, यानी शक्ति और आवर्ती दोनों ही परिवर्तनशील नहीं होती, यानी परिवर्तन नहीं होती है, हमेशा क्या रहती है? स्थिर रहती है। देखिए, इसके अलावा देखिए, जो ये वोल्टता में परिवर्तन करता है, ये किसके आधार पे करता है? टर्नों के अकॉर्डिंग, यानी जो टर्न होते हैं, जो अपना ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो क्या होता है? N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर K। यानी इस ट्रांसफार्मर रेशियो के अनुसार ये क्या करता है? वोल्टेज में परिवर्तन करता है। यानी स्टेप अप प्रकार का कर रहे हैं तो वोल्टेज को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, और स्टेप डाउन बना देंगे तो वोल्टेज में क्या कर देगा? कमी कर देगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परिणामित्र की जिस कुंडल में टर्नों की संख्या अधिक होती है, तो अपेक्षित बात है जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें टर्नों की संख्या हमेशा क्या रखी जाती है? सेकेंडरी साइड में। ये तो सेकेंडरी साइड हो गई आपकी, ये प्राइमरी साइड। अब देखिए, प्राइमरी साइड है वो किसको कहते हैं? जिस तरफ अपन सप्लाई देते हैं उसको तो क्या कहते हैं? प्राइमरी। और जिस तरफ लोड जोड़ा जाता है, भार जोड़ा जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी साइड में टर्नों की संख्या अधिक होगी, ठीक है, तो ही क्या बनेगा? स्टेप अप बनेगा। वह कुंडल खालिस्तान कहलाती है। अब देखिए, पहला है टर्सरी कुंडल कहलाती है, यानी टर्सरी वाइंडिंग कहलाती है? बिल्कुल नहीं, टर्सरी वाइंडिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा निम्न वोल्टता कुंडल कहलाएगी? नहीं, यानी उच्च वोल्टता, यानी टर्नों की संख्या यदि बढ़ा दी जाएगी तो देखो N2 क्या होता है? E2, यानी सेकेंडरी में टर्नों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा तो सेकेंडरी में वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो, टर्नों के हिसाब से इसका नाम क्या रख दिया गया? उच्च वोल्टेज कुंडल। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखो एक आता है कनेक्शन के आधार पे, तो कनेक्शन या तो स्टार या डेल्टा में करते हैं। तो जब भी अपन डेल्टा से स्टार के अंदर कनेक्शन करते हैं, डेल्टा से स्टार के अंदर, अगर टर्नों का अनुपात जो है बराबर रखा जाए, यानी प्राइमरी में जितने टर्न है उतने ही टर्न सेकेंडरी के अंदर रखा जाए, तो वहाँ पर वोल्टेज में वृद्धि होती है। यानी डेल्टा से स्टार में जाने पर वोल्टेज में वृद्धि होगी, और स्टार से अगर डेल्टा में आया जाए तो वहाँ पर करंट में तो वृद्धि होती है और वोल्टेज में कमी होती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक कला यानी सिंगल फेज परिणामित्र की कोड में स्थापित फ्लक्स होता है। अब देखिए, जो फ्लक्स होता है वो किस प्रकार का होता है? सीधी सी बात है, जहाँ पर एसी सप्लाई दी जाती है वहाँ पर जो फ्लक्स होता है वो किस प्रकार का होगा? प्रत्यावर्ती प्रकार का होगा। देखो, घूर्णनमान का जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो किस में होता है? 3 फेज के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें घूर्णन प्रकार का भी होगा और प्रत्यावर्ती प्रकार का भी होगा, यानी दोनों ही रूप में पाया जाता है। वो किस में पाया जाता है? 3 फेज के अंदर पाया जाता है। स्थिर प्रकार का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसके अंदर होता है? डीसी सप्लाई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक परिणामित्र की क्रोड में उत्पन्न उच्चतम फ्लक्स होगा। देखिए, उच्चतम जो फ्लक्स होता है वो किस पर निर्भर करेगा? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है आपके पर्याय आवर्ती के समानुपाती, दूसरा है प्राथमिक वोल्टेज के विलोमानुपाती। देखिए, वोल्टेज के तो हमेशा जो फ्लक्स होता है वो समानुपाती ही होता है। पर्याय आवर्ती का 2 गुना होता है? बिल्कुल नहीं होता पर्याय आवर्ती का 2 गुना। तो जो वोल्टेज होगा फ्लक्स होगा वो किस पर निर्भर करेगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, L बराबर N∅/I। तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये L है, ये किस पे? L पे निर्भर कौन कर रहा है? फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि XL बराबर 2πfL।
ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करता हूँ तो इसके रिएक्टेंस में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और रिएक्टेंस में जब भी वृद्धि होती है, रिएक्टेंस में जब वृद्धि होती है तो इसकी करंट जो है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। करंट में अगर कमी हो जाएगी तो इसका जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है। अब ये पूछ रहा है उच्चतम फ्लक्स कब होगा, उच्चतम फ्लक्स कब होगा, तो जाएगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो फ्लक्स और आवर्ती होती है वो आपस में क्या होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, परिणामित्र में खालिस्तान परिवर्तन करने का गुण नहीं होता, यानी जो परिवर्तन नहीं करता है वो किसको नहीं करता है, देखो वोल्टेज को तो परिवर्तन करता है, प्रतिबाधा होती है वो भी क्या होती है, परिवर्तित होती है। प्रतिबाधा बराबर यानी जेड इम्पीडेंस होता है, और इम्पीडेंस होता है वो किस पर निर्भर करता है, देखो जेड बराबर आप अगर एसी सप्लाई के अंदर बात करते हो तो आर बराबर जैसे वी अपॉन आई होता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, वी अपॉन आई। तो इसमें तो परिवर्तन होगा, और इसमें जब भी परिवर्तन या बढ़ेगा तो ये तो घटेगा, और इसका मान घटने पर इसका मान बढ़ेगा। यानी यहाँ पर इम्पीडेंस है वो भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। और वोल्टेज किस पर निर्भर करती है, टर्नों के ऊपर। इसके बाद में देखो जो है आपका शक्ति यानी जो आपके पावर होती है, देखो पावर जो होती है वो परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगी, यानी जो प्राइमरी के अंदर जो पावर रहती है वही किसके अंदर रहती है, सेकेंडरी के अंदर रहती है। ठीक है। और धारा के में भी परिवर्तन करता है, अगर जहाँ पर वोल्टेज बढ़ेगी तो वहाँ पर करंट क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन जो पावर है वो हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर क्या रहती है, स्थिर रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि परिणामित्र की क्रोड में वायु अंतराल रह जाए तब क्या होगा, तो देखिए क्या होगा, देखते हैं कि चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठंभ घट जाता है, दूसरा है हिस्टेरिस हानियाँ कम हो जाती है, या भंवर धारा हानियाँ कम हो जाती है, या चुंबकन धारा का मान बढ़ जाता है। देखिए जब भी वायु अंतराल आप बढ़ाओगे तो वहाँ पर लीकेज जो फ्लक्स होगा यानी फाई एल, इसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लीकेज फ्लक्स बढ़ने पर वहाँ पर जो अनावश्यक धाराएं हैं जिनको अपन बोलते हैं चुंबकन धाराएं, उनका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए भंवर धारा हानि होती है वो फ्लक्स यानी जो आपके लीकेज फ्लक्स होता है, लीकेज उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। और हिस्टेरिस हानि भी इसके ऊपर निर्भर नहीं करेगी। और चुंबकीय पथ की प्रतिष्ठंभ घट जाएगी, नहीं घटेगी नहीं, वहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिणामित्र में लौह क्रोड का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, यानी जो क्रोड होती है उसका उपयोग क्यों करते हैं, तो इसका उपयोग देखिए शक्तिशाली चुंबकीय युग्मन बनाने के लिए। बिल्कुल जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, यानी क्रोड क्या करती है, चुंबकीय फ्लक्स को मार्ग प्रस्तुत कराती है, और वो कम प्रतिष्ठंभ पथ प्रदान होगा तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आपका उच्चतम होगा। देखो भार तो जो भार होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो अपन आउटपुट के अंदर लोड जोड़ते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा, उसकी जो भार धारा होगी वो भी इसके ऊपर निर्भर करेगी। क्रोड हानियाँ जो होती है, कोर हानियाँ पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है, यानी जो पदार्थ यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो उसको लेमिनेटेड किया जाता है, क्रोड हानियाँ यहाँ पर लौह हानियाँ होती है, और लौह हानियाँ कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से, जैसे आपकी हिस्टेरिस क्षति और आपकी भंवर धारा हानि। तो वो दोनों हानियाँ हैं वो किस पे निर्भर करती है, आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर और पत्तियों की मोटाई के ऊपर, इसके अलावा पदार्थ के ऊपर। तो जहाँ पदार्थ होता है जिसे हिस्टेरिस नियतांक के नाम से जानते हो आप, तो वो पदार्थ यूज़ करोगे यानी सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करोगे तो क्रोड हानियाँ कम होगी। लेकिन यहाँ तो पदार्थ का जिक्र नहीं है, यहाँ किसका जिक्र है कि क्यों उपयोग किया जाता है। तो उपयोग करने का, क्रोड को उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिणामित्र की प्राथमिक कुंडल में प्रति टर्न वोल्टेज और द्वितीयक में प्रति टर्न वोल्टेज, हमेशा ध्यान रखना है प्रति टर्न वोल्टेज हमेशा समान रखी जाती है। यानी कि प्राइमरी के अंदर अगर मान लीजिए एक टर्न में 2 वोल्टेज पैदा होती है, तो सेकेंडरी के अंदर भी एक टर्न में कितनी वोल्टेज पैदा होगी, 2 वोल्टेज। यदि इसे सेकेंडरी को स्टेप अप बनाना है, तो यहाँ पर सेकेंडरी के अंदर टर्नों की संख्या में क्या करनी पड़ेगी, अपने को वृद्धि करनी पड़ेगी। किसके अंदर, सेकेंडरी के टर्नों की संख्या में, तो टर्न बढ़ जाएगी। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है प्राइमरी और जो सेकेंडरी होती है उसमें टर्नों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समान, ना तो अधिक होगी और ना ही
कम होगी, यानी प्रति टर्न वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। लेकिन टर्न अपन ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन वोल्टेज होगी वो क्या होगी, समान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि परिणामित्र की प्राथमिक कुंडल को दिष्ट धारा प्रदाय से जोड़ दिया जाए, यानी कि एक ट्रांसफार्मर है और उसकी प्राइमरी वाइंडिंग को किससे जोड़ रहा है, डीसी से जोड़ रहा है, तो अपेक्षित बात है कि डीसी से जोड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्रत्यावर्ती प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा। और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, उसमें कोई बैक ईएमएफ पैदा नहीं होगा, और बैक ईएमएफ पैदा नहीं होगा तो जो मुख्य ईएमएफ है उसका कोई विरोध भी नहीं करने वाला होगा, और विरोध करेगा नहीं तो देखिए जो इसकी कुंडली होती है, प्राथमिक की जो कॉइल होती है, उस कॉइल को पूरी वोल्टेज क्या करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। लेकिन इस कॉइल की जो सहन सीमा है, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है, वो इतनी वोल्टेज सहन नहीं कर पाता है, और इतनी वोल्टेज सहन नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगी, आपकी कॉइल जल जाएगी। यानी इसके अंदर जब तक इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्शन नहीं होगा तो डीसी सप्लाई के अंदर कोई इंडक्शन नहीं होता है, यानी इसके अंदर कोई इंडक्टेंस का गुण नहीं है, तो डीसी सप्लाई के अंदर तो इंडक्टेंस का कोई गुण नहीं होगा, तो वहाँ पर आपकी जो कॉइल है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। यहाँ पर जो बैक ईएमएफ का मान होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि यदि किसी कुंडली को डीसी से सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर आपकी कॉइल जल जाती है, तो उसका रीजन क्या होता है, तो उसके रीजन में आप इंडक्शन या इंडक्टेंस भी दे सकते हो, और आपके बैक ईएमएफ जो होता है वो भी क्या होता है, 0 होता है। ये भी उसका एक रीजन होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक परिणामित्र की क्षमता 40 kVA है जो प्राथमिक कुंडल में 100 वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, यानी प्राथमिक को किससे जुड़ा है, 100 वोल्टेज से। यदि परिणामित्र में दक्षता है वो कितनी है, 80% है, तो द्वितीयक वोल्टता 240 वोल्ट हो तो प्राथमिक कुंडल में धारा का मान क्या होगा। अब सीधी सी बात है, धारा निकालनी है प्राथमिक की, तो आई बराबर क्या होता है, V/R। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वहाँ से आपने देखा होगा, आई बराबर क्या होता है, P/V, तो इसके द्वारा भी अपन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं P/V से P दी गई है आपको कितनी, 400 kVA, kVA का मतलब, K का मतलब 40,000, ठीक है, और वोल्टेज का मान कितना है प्राइमरी के अंदर, 100 वोल्टेज। तो यहाँ से देखिए निकाल लीजिए, काटोगे आप तो यहाँ से कितनी करंट निकल कर आएगी, 400 एम्पियर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 400 एम्पियर होगा। अब देखिए यहाँ पर ना तो इसने कोई लोड का जिक्र किया है और ना ही कोई पावर फैक्टर की चर्चा की है। अगर यहाँ पर पावर फैक्टर की बात होती तो यहाँ पर जो करंट है वो अलग आती। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एक आदर्श परिणामित्र में ऐसा परिणामित्र होता है जिसमें, देखिए जिसमें क्या क्या होता है, देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक तो देखो लीकेज जो फ्लक्स होता है, लीकेज जो फ्लक्स है आपका, उसका मान होता है 0। ठीक है, वोल्टेज नियमन जो होता है वो भी क्या होता है आपका, 0 होता है। इसके अंदर जो हानियाँ होगी, ठीक है, लॉसेज जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ पर कुंडली का प्रतिरोध R का मान कितना होता है, 0। यहाँ पर रिएक्टेंस का मान कितना होता है, यानी X, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा। यानी कि सभी स्थितियाँ यहाँ पर क्या रखी जाती है, 0 होती है। ठीक है, तो देखिए परिणामित्र वह प्राथमिक व द्वितीयक बढ़तों की संख्या बराबर होती है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये किस में होता है, ओनली आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में होता है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्नों की संख्या क्या रखी जाती है, बराबर रखी जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या है, जो क्रियाहीन होता है, बिल्कुल नहीं, क्रियाहीन नहीं होगा, क्रियाशील होगा, जिसमें शरण प्रतिघात यानी लीकेज, रिएक्टेंस, ठीक है, और हानियाँ जो नहीं होगी। बिल्कुल जो राइट आंसर होगा इसका कौन सा आंसर होगा, C। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक निम्न वोल्टेज प्रकाश भार के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया है और वोल्टेज का मान कितना है आपका, 24 वोल्ट। ठीक है, यानी प्राइमरी के अंदर स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी के अंदर तो कितना होगा, ये तो वोल्टेज किसकी है, सेकेंडरी की, और ये वोल्टेज किसकी है, प्राइमरी की, परिवर्तित करता है। और सभी निम्न वोल्टेज वाले लैंपों का तुल्यमान प्रतिरोध, अब इसने जितने भी लैंप जोड़े हैं उनका तुल्यमान यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला है, 9.6
ओम। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडल में धारा का मान क्या होगा? तो I बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है, V/R। तो V का मान यहाँ पर कितना है, सेकेंडरी के अंदर 24 वोल्ट, ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना है, 9.6 ओम। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो प्राइमरी की नहीं लेनी है, लोड किस पे जोड़ा जा रहा है, स्टेप डाउन है तो सेकेंडरी के ऊपर, ठीक है। तो 24 वोल्ट यहाँ पर 9.6 का भाग लगाओगे आप, तो यहाँ पर लगाइए आप भाग, जब भी भाग लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके बी ऑप्शन यानी 2.5 एम्पियर। इसके आगे और भी आ सकता है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, बड़े ट्रांसफार्मर में क्रोड का आकार वृत्तीय अनुप्रस्थ क्षेत्र में बनाया जाता है, यानी जो इसकी कोर होती है उसकी आकृति किस आकृति में बनाई जाती है, वृत्तीय आकृति में बनाई जाती है, ताकि खालिस्तान को कम किया जा सके। तो देखिए, वृत्तीय आकृति में जो बनाने का उद्देश्य होता है, वहाँ पर वृत्तीय आकृति में बनाने से क्या होगा, एक तो देखो भंवरधारा हानियाँ कम होगी, भंवरधारा हानियाँ कम हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भंवरधारा हानियाँ होती है वो किस पर निर्भर करती है, लेमिनेटेड पत्तियों के ऊपर। लोह हानियाँ, अब देखो लोह हानियों के अंदर भंवरधारा भी आ जाती है आपकी और स्टेरिसिटी भी। तो स्टेरिसिटी किस पे निर्भर करती है आपकी, पदार्थ की किस्म के ऊपर। तो पदार्थ की किस्म के यहाँ पर कोई पूछा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सरण फ्लक्स यानी सरण प्रतिघात, ठीक है, सरण प्रतिघात कम किया जा सकता है या ताम्र हानियाँ कम होगी। तो यहाँ पर जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है यानी क्रोड का आकार है वो किस आकार में ले रहा है, वृत्तीय अनुप्रस्थ क्षेत्र में ले रहा है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, यहाँ पर ये बी ऑप्शन नहीं होगा। ताम्र हानियाँ जो होती है, कॉपर लॉस होते हैं, जो कॉपर लॉस होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, I²R पर, यानी कि रेजिस्टेंस इस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोड का लेना देना है वो किसके ऊपर, सरण प्रतिघात के ऊपर निर्भर करेगा, यानी जो सरण प्रतिघात का मान है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीय कुंडल एक दूसरे के ऊपर कुंडलित की जाती है ताकि खालिस्तान को कम किया जा सके। अब देखिए, प्राथमिक और द्वितीय कुंडल को एक दूसरे के ऊपर स्थापित करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि लीकेज फ्लक्स नहीं हो, यानी लीकेज फ्लक्स नहीं होगा तो रिएक्टेंस जो होगा वो भी लीकेज नहीं होगा, क्योंकि L समानुपाती अपन ने पढ़ा N∅/I। तो यहाँ पर जो फ्लक्स है उसके ऊपर कौन निर्भर कर रहा है, रिएक्टेंस, ठीक है, L निर्भर कर रहा है, यानी आपके इंडक्टेंस निर्भर कर रहा है, और इंडक्टेंस पे इंडक्टिव रिएक्टेंस निर्भर करता है, यानी जो प्रतिघात होता है वो किस पर निर्भर कर रहा है, आपके फ्लक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर लीकेज नहीं होगा तो यहाँ पर लीकेज नहीं हो तो ऐसी सुविधा के लिए क्या किया जाए, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, प्राइमरी के ऊपर ही क्या कर दिया जाता है, सेकेंडरी को लपेट दिया जाता है। देखो, सामान्य तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी, ऐसा नहीं कहा जाता है कि प्राइमरी के ऊपर हमेशा सेकेंडरी को ही किया जाए। हमेशा ध्यान रखना है, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग सबसे पहले देखो, ये कोर आपकी, कोर के ऊपर ये लो वोल्टेज वाइंडिंग की जाएगी, फिर इसके ऊपर क्या की जाती है, हाई वोल्टेज साइड जोड़ी जाती है। अब हाई वोल्टेज साइड प्राइमरी के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, और सेकेंडरी के रूप में भी हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमेशा हाई वोल्टेज साइड तो ऊपर की तरफ जोड़ी जाती है, ऊपर लपेटी जाती है, और लो वोल्टेज जो वाइंडिंग होती है वो नीचे की तरफ जोड़ी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, सरण प्रतिघात। लो हानियाँ मैं बता ही चुका हूँ कि लो हानियाँ दो मिश्रण बने होते हैं, यानी भंवरधारा हानियाँ और आपके स्टेरिसिटी, ये दोनों ही जो सतियाँ हैं वो क्रोड के ऊपर और लेमिनेटेड पत्तियों के ऊपर निर्भर करती है। ताम्र हानि है वो रेजिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है और लोड के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है, और कुंडल का प्रतिरोध फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स, यहाँ पर जो क्या होगा, सरण प्रतिघात को कम करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लपेटा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक में तांबा की मात्रा और द्वितीयक से खालिस्तान होती है। देखिए, यहाँ पर जो तांबे की मात्रा है वो हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसका जो उत्तर माना जाता है वो माना जाता है समान रखी जाती है। ये आपको याद कर लेना है कि ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में और द्वितीयक में जो तांबा है वो समान माना जाएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो यहाँ पर जो तांबा होता है वो डिपेंड नहीं करता है, तांबा जरूरी नहीं कि समान ही हो, लेकिन जो ऑप्शन माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, समान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
देखिए ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण करते समय हमेशा कुंडल में सप्लाई दी जाती है। तो ध्यान रखना है जो ओपन सर्किट परीक्षण किया जाता है, ओपन सर्किट जो परीक्षण किया जाता है, ओपन सर्किट जो परीक्षण होता है, ठीक है, वो हमेशा लो हानियों के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान रखा जाता है कि ओपन हमेशा, देखिए खुला परिपथ परीक्षण करते समय हमेशा खालिस्तान कुंडल में सप्लाई दी जाती है। तो ओपन हमेशा ध्यान रखना है, ओपन जो रखा जाता है वो तो हाई वोल्टेज साइड को रखा जाता है और लो वोल्टेज साइड पर क्या की जाती है, आपके सप्लाई दी जाती है। यानी ये तो करती है आपके प्राइमरी का कार्य और ये सेकेंडरी का कार्य है। तो ओपन सर्किट जो परीक्षण होता है वो लो हानियों के लिए, और वाट मीटर जोड़ा जाता है इसके अंदर, प्राइमरी के ऊपर जोड़ा जाता है। यहाँ पर क्या जोड़ा जाएगा, आपका वाट मीटर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाट मीटर रीडिंग दिखाएगा, अब रीडिंग देखिए किस हिसाब से दिखाता है, यहाँ पर जितने कोर के लॉसेज हैं उनको भी शामिल कर लेता है। यहाँ पर देखो सेकेंडरी के अंदर तो कोई लोड नहीं जुड़ा हुआ है, तो वाट मीटर लोड के अनुसार कोई रीडिंग नहीं देगा। अब बिना लोड की जो रीडिंग दे रहा है वो कौन सी, आपकी लो हानियाँ है। तो इसको अपन जो लो हानियाँ होती है उसको शून्य भार हानियाँ भी बोलते हैं, स्थिर हानियाँ भी बोलते हैं। अगर लोड भी जोड़ दिया जाएगा तो ये कभी परिवर्तन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम खुला परिपथ परीक्षण से ज्ञात कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो लो हानियाँ होती है वो इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ताम्र हानि भी नहीं आएगी, प्रतिरोध भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए दो ऑप्शन आपके पास बच गए हैं, लो हानियाँ और टर्न अनुपात। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होता है वो कौन सा होता है, लो हानियाँ व टर्नों का अनुपात। यानी जो ट्रांसफार्मर रेशियो है, टर्नों का अनुपात N2/N1 भी आप यहाँ से निकाल सकते हो खुले परिपथ परीक्षण के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर पर लघु परिपथ परीक्षण यानी जो शॉर्ट सर्किट परीक्षण होता है वो सामान्यतः खालिस्तान को लघुपतित किया जाता है। यानी इस शॉर्ट सर्किट परीक्षण में जो शॉर्ट सर्किट किया जाएगा वो किसको किया जाए, तो देखो अभी जस्ट उसका उल्टा होगा। यानी कि जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो तो हाई वोल्टेज साइड रखी जाती है, ठीक है, और जो लो वोल्टेज साइड होती है उस पर क्या किया जाता है, उसको यानी सेकेंडरी के रूप में यानी शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। तो ये होती है इसकी प्राइमरी और ये होती है आपकी सेकेंडरी। तो ध्यान रखना है जो लघु परिपथ परीक्षण है उसमें शॉर्ट सर्किट कौन सी वाइंडिंग को करेंगे, लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड को आप क्या करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे। ठीक है, और सप्लाई दी जाती है वो किस पे दी जाती है, हाई वोल्टेज साइड की तरफ। तो यहाँ पर पूछा है किसको शॉर्ट किया जाएगा, तो निम्न वोल्टेज साइड को क्या किया जाएगा, शॉर्ट किया जाएगा। और यही अगर प्रश्न ऐसा होता कि किस ओर सप्लाई दी जाएगी शॉर्ट सर्किट परीक्षण में, तो वहाँ पर ऑप्शन कौन सा होता आपके, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक लघु परिपथ होती है तो प्राथमिक प्रेरकत्व पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है मैं आपको बता दूं, जब तक आप देखो सेकेंडरी के ऊपर लोड नहीं जोड़ोगे तो सेकेंडरी के अंदर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, और सेकेंडरी के ऊपर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, ठीक है, फ्लक्स नहीं बनेगा तो प्राइमरी का कोई विरोध भी करने वाला नहीं होगा। यानी उपयोगी फ्लक्स होगा प्राइमरी का वो बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैं देखूं जैसे ही कोई लोड डालता हूं यानी लघु परिपथ करता हूं तो प्राथमिक का जो प्रेरकत्व है वो घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए द्वितीयक का अगर फ्लक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लक्स क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया, सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया है। और सेकेंडरी को जब शॉर्ट सर्किट करता हूँ, ठीक है, तो प्राइमरी का जो फ्लक्स है, प्राइमरी का जो फ्लक्स है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और प्राइमरी का फ्लक्स जब कम हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब इसने पूछा है उसके लघु परिपथ होने पर प्राथमिक का प्रेरकत्व, प्रेरकत्व मतलब एल किस पे डिपेंड करता है, एन फाई के ऊपर निर्भर करता है बटा आई। यानी जब फाई का मान ही कम हो गया तो यहाँ पर रिएक्टेंस है यानी प्रेरकत्व है वो भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ट्रांसफार्मर पर भार बढ़ाया जाता है तो भंवर धारा, ध्यान रखना है भार जो होता है हमेशा जो कॉपर लॉस होते हैं आपके उसके ऊपर निर्भर करता है, यानी I²R जो होता है। अब देखिए भार बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी और वहाँ पर कॉपर लॉस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन जो भंवर धारा हानि होती है और हिस्टेरिस हानि होती है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है वो किसके ऊपर निर्भर करेगी, भंवर धारा हानि लेमिनेटेड पत्तियों के ऊपर, और पत्तियां हमेशा एक बार बना दी तो उसके बाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो भंवर धारा हानि भी कभी परिवर्तन नहीं होगी। परिवर्तन होगी जब या तो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन कर दें, ठीक है, जब परिवर्तन हो सकती है। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो
यहीं तक रहेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।